नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश और आप देख रहे हैं रेलवे पीवाईक्यू विद अंकुश। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 की पहली शिफ्ट के मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपके 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पैटर्न और लेवल दोनों सेम रहने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास आंसर की है जो कि 17 अगस्त 2022 की 9 बजे से लेकर 10:30 बजे, यानी कि जो पहली शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट, उसकी हमारे पास पीडीएफ है और इसी के मैथ के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी में टोटल मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो यही 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट, लॉजिक और ट्रिक्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमारी ये पहली क्लास है तो इसमें हम जितने भी सवाल मिलेंगे वो पहली बार मिलेंगे, तो सबको हम डिटेल में बताएंगे ताकि जो पहली बार पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए इस चीज़ को आप मैनेज कर लेना, बाकी आगे की क्लासेस में आपको बहुत मजा आएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले में सवाल में दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर दिया गया है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अगर एक्स है और दूसरा व्यक्ति अगर वाई है, एक्स की एज अगर अभी 20 साल है और वाई की एज अभी 10 साल है, तो अभी इनकी एज में जो डिफरेंस है वो 10 साल का है। अगर ये 10 साल बाद एक्स 30 साल का हो जाएगा और वाई अगर 10 साल बाद 20 साल का हो जाएगा, तो भी इनकी जो एज में डिफरेंस है वो 10 ही साल रहने वाला है। मतलब कि ये कितने भी साल पहले चले जाएं, कितने भी साल आगे चले जाएं, लेकिन इनकी जो एज में डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही रहेगा, मतलब 30 ही वर्ष रहेगा। ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले, यहाँ पे एक लाइन निकालते हैं, 5 साल पहले की बात हो रही है और ये आगे पीछे ऊपर नीचे, और 5 साल पहले की अगर बात हो रही है कि जो हमारा बड़ा व्यक्ति है यानी कि एक्स है और जो छोटा व्यक्ति है वाई, उसका जो रेशियो है 3 गुना होगा। मतलब कि अगर वाई 1 है तो एक्स उसका 3 गुना हो जाएगा। और इनकी जो एज में डिफरेंस है वो 2 रेशियो का आ रहा है, जो कि 2 रेशियो बराबर हमें 30 वर्ष दिया गया है। तो एक रेशियो बराबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 15 साल, यानी कि 15 ईयर। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 45 ईयर, और y की यानी कि छोटे व्यक्ति की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 ईयर। लेकिन ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, लेकिन पूछी इसमें गई है वर्तमान आयु, तो 15 में हम 5 साल ऐड कर देंगे तो टोटल ये हमारी आ जाएगी 20 ईयर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है सही आंसर। तो हो गया हमारा बेसिक सॉल्यूशन जो हर एक कैंडिडेट कर लेता है। इसको आप चाहो तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, लेकिन इसको करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे उनको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो 30 साल का अंतर है वो इनको मन में ही याद करना होगा। बाकी सीधा 1 और 3 का रेशियो बनाकर 2 की वैल्यू 30 साल और 1 की 15 साल निकाल के डायरेक्ट 5 जोड़ के 20 साल आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने बताई है कि आप इसको बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं, और मैं अगर एग्जाम में करता इसको तो बाई ऑप्शन ही सॉल्व करता। चलिए अब हम अपने दूसरे सवाल पर आते हैं, जिसमें पूछा गया है वह अधिकतम संभव लंबाई याद कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जाता है। इस सवाल में हमसे अधिकतम संभव लंबाई पूछी गई है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है अधिकतम और दूसरी होती है न्यूनतम। जब भी हमें कोई भी चीज़ अगर अधिकतम निकालनी हो तो उसके लिए हम एचसीएफ यानी कि मासा निकालते हैं उसका, अगर न्यूनतम निकालनी है तो उसके लिए हम एलसीएम यानी कि लासा निकालते हैं। और यहाँ पे हमसे अधिकतम पूछी गई है तो हम एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन किस चीज़ का, ये जो हमें मीटर में संख्या दी गई है इसको हम सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो क्या हम 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को 525 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं? क्या हम 7 मीटर 35 सेंटीमीटर को 735 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं? क्या हम 4 मीटर 90 सेंटीमीटर को 490 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमें इसका निकालना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ वो संख्या होती है जो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों संख्याओं को काटे। इसमें हम ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या वाला ऑप्शन, फिर उससे छोटी संख्या वाला, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। सबसे पहले हम 55 सेंटीमीटर वाले को उठाते हैं, जिसको हम ऐसे कर सकते हैं 11 गुणा 5। 5 से तो लास्ट में 5 और 0 है तो तीनों संख्याएं कट रही हैं, लेकिन क्या ये 11 से संख्याएं तीनों कट रही हैं? तो सबसे पहले हम पहली संख्या देखते हैं, 11 चौक 44 और बचे 8, 85 11 से नहीं कटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आंसर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जिसको हम 9 × 5 लिख सकते हैं। 5 से तो सभी संख्याएं कट रही हैं, क्या ये 9 से सभी संख्याएं कट रही हैं? तो देखते हैं, 9 पन्ना 45 बचे 7, 75 9 से नहीं कटेगा, यानी कि 45 भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन 35 सेंटीमीटर, जिसे हम 7 × 5 लिख सकते हैं। 5 से सभी कट रही हैं, 7 से ट्राई करते हैं, 7 ही 49 और 7 पन्ना 35, ये बिल्कुल कट रही है। दूसरा देखते हैं 7 × 7, 7 शून्य 7 पन्ना 35, यानी कि ये भी कट रही है, और 7 7 49, ये भी कट रही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम तीसरे सवाल पे आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। आपने एक बोर्ड मास नियम पढ़ा होगा जो कि V, B, O, D,
M, A और S इस पे चलता है। इसमें V का मतलब होता है विनकुलम, B का मतलब होता है ब्रैकेट्स, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब होता है एडिशन, S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अगर हिंदी में बात करें तो वेरिकुलम को कहते हैं हम बार लगाना, जैसे कि 4+5 लिखा हो तो इसके ऊपर ऐसा बार लग जाता है। ब्रैकेट को कहते हैं कोष्टक, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ यानी कि का जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसका मतलब गुणा ही होता है। और डी का मतलब होता है डिवीजन, मतलब कि भाग करना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना। एडिशन का मतलब जोड़ना और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। देखो स्टार्टिंग में आपकी वीडियो है बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि हमारी पहली क्लास है तो हम इसको डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन जो आगे की जो क्लासेस चलेंगी, जो चीज़ें हम इस पहली क्लास में बता रहे हैं वो आपको आगे की क्लासेस में इस तरह से नहीं समझाएंगे, उसमें हम बिल्कुल शॉर्ट में सॉल्यूशन कराएंगे। चलिए अब हम अपने सवाल पे वापस आते हैं। तो देखो, ना तो हमें इसमें कहीं पे भी कोई बार नज़र आ रहा है, ना कहीं पे हमें ब्रैकेट नज़र आ रहा है, ना ही कहीं पे ऑफ लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ हमें डिवीजन दिख रहा है, डिवीजन का ऑप्शन। सबसे पहले इसको सॉल्व कर देंगे, जो कि 27 में 3 का भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसके बाद हमारा माइनस का है, और यहाँ पे इसके बाद हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि 27 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसके बाद प्लस है जो कि 1 है, और इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 0 है और प्लस का 1 है और 9 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरे ऑप्शन में दिया गया है राइट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन सभी लोगों ने कर लिया होगा, जिसने भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाया है वो बहुत ही गहरे पानी में चलने वाला है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैथ का, जो कि 15 नंबर पे दिया गया है, और ये हमारा क्वेश्चन शायद चौथा है या फिर 5वां है। इसमें दिया गया है, 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की जो औसत चाल है वो 15 kmph यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखो, औसत चाल वाले सवाल को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि है 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। इसको आपको याद रखना होगा, और इसी से निकलती है हमारी एवरेज स्पीड, और यही चीज़ हमको निकालनी है। इसमें x होती है जाने वाली जो गति है, और बाई होती है वापस आने वाली गति। अब इसका मान निकालने के लिए हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में मान रख देना है। इसमें 2 दिया गया है, x की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, और बाई हमें निकालना है। x की वैल्यू 20 दी गई है और बाई हमें निकालना है। एवरेज स्पीड हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सीधा काट देंगे, 5 चौका 20 और 5 तिया 15। यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 दूनी हो जाएगा 8, तो 8 बाई बटे में बचेंगे 20 प्लस बाई बराबर में 3 यहाँ पे बचे हुए थे। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ा ही होगा, जैसे कि यहाँ पे हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की ऊपर आ जाती है। तो इस तरफ हम जब 20 प्लस बाई को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 तिया 60 प्लस बाई में 3 का करेंगे तो 3 बाई और बराबर 8 बाई तो है ही। और इस 3 बाई को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो 8 बाई माइनस हो जाएगा 3 बाई, जिसके बराबर 60 दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60 = 5 बाई, तो बाई की वैल्यू निकल के आएगी 12। 5 में जब हम 60 का भाग करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया गया है। देखो, ये डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा कि समय है, वरना मैं यहीं के यहीं सारा सॉल्यूशन कर देता तो शॉर्ट में भी हो जाता। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमें अलजेब्रा का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि फॉर्मूला के बेस पर है। तो आप सब ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पे सबसे पहले सवाल देखते हैं, यदि x प्लस बाई प्लस जेड = 11 है और x बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स = 42 है, तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड² का मान ज्ञात कीजिए। हमारे सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। इसी तरह एक और फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड² प्लस 2x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया गया है, तो 11 यहाँ पे रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, और x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड² की वैल्यू हमको निकालनी है। तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड² निकालना है 2, और यहाँ पे x बाई वाई जेड और जेड एक्स का मान हमें 42 दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 बराबर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड² आएगा, और 42 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 84। 84 को अगर हम इस तरफ लाएंगे तो 121 माइनस हो जाएगा 84 बराबर में आ जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड², और इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 + 21 बराबर 37, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर दिया गया है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन पे टाइम एंड वर्क का हमारा एक क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा मजा इस क्वेश्चन को करने में हमको आने वाला है। देखिए सवाल में दिया गया है पी और क्यू अकेले एक कार को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार करते हैं तो कार कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। टाइम एंड वर्क में आपको सबसे पहले इनकी इफिशियंसी निकालनी होती है। जैसे पी और क्यू है, पी अगर 9 दिनों में कार कर रहा है और बी 12 दिनों में उस कार को कर रहा है, तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे एलसीएम जो कि 9 और 12 का या तो हम सीधा सीधा 12 में 108 निकाल सकते हैं, या फिर हम 36-20 का एलसीएम ले सकते हैं। तो इसकी जो क्यू की इफिशियंसी है यहाँ पे 3 निकल के आ जाएगी, और जो पी की इफिशियंसी है वो 4 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से अब हम कर सकते हैं टोटल वर्क यहाँ पे 36 है, और क्यू से शुरुआत करनी है। मतलब कि जो क्यू काम करेगा वो 3 कर देगा, एक दिन हो जाएगा। अगले दिन पी काम करेगा जो कि 4 काम कर लेगा, यानी कि 2 दिनों में हमारा जो काम है वो 7 दिन हो रहा है। यानी कि अगर 2 दिनों में 7 काम हो रहा है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे और इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो 10 दिनों में हमारा काम हो रहा है 35 काम। अब बात है कि पी और क्यू ने 5-5 दिन काम कर लिया है, तो 35 काम हो गया है। 36 टोटल काम था, तो एक काम बचा हुआ है और अब क्यू की बारी है। तो क्यू की जो इफिशियंसी है वो 3 है, तो 1/3 ए आ जाएगी, और 10 ए आ गई थी, तो टोटल हो जाएगा 10 सही 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया गया है। इसको हम दोबारा से समझते हैं। देखिए पी काम 9 दिनों में कर सकता है, क्यू 12 दिनों में कर सकता है। दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो 36 आएगा। इफिशियंसी यहाँ से निकल के आती है, एक पी की 4 और क्यू की 3। क्यू से शुरुआत करनी है तो 3 काम कर देगा पहले दिन में क्यू, दूसरे दिन में 4 कर देगा पी, यानी कि 2 दिनों में 7 काम हो गया है। ऐसे ही अगर हम 2-2 दिन में 5 बार क्यू से और 5 बार पी से काम कराएंगे तो टोटल 10 दिनों में 35 काम हो जाएगा। अब बचा एक काम जो कि क्यू को करना है, तो इसकी इफिशियंसी 3 है, तो 1/3 ए आ जाएगी, और 10 दिन हो गए थे, तो टोटल आ जाएगा 10 सही 1/3। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। मैथ का अगला जो सवाल है वो फिर से हमें सिंप्लीफिकेशन का सवाल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ईजी है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। देखो इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था VVODMAS वाला नियम, वही इसमें भी लगाना है। काफ़ी इजी है, बस इसमें जो अंडर रूट दिए गए हैं इससे थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट, इसी से नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम ब्रैकेट 0.6 प्लस ब्रैकेट के अंदर हमें अगर 0.81 लिखा है, 2 अंकों बाद अगर दशमलव लगा है, यानी कि जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आधे अंकों तक जो दशमलव है वो हट जाता है। तो जैसे कि 9 का 81 होता है, तो 2 अंकों बाद अगर दशमलव लगा है तो 1 अंक यानी कि 9 बाद दशमलव लगेगा, तो 0.9 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे एक और ब्रैकेट दिया गया है। सबसे पहले हम अंडर रूट इसको सॉल्व करते हैं, तो 0.0144 दिया गया है, यानी कि 12 का जो वर्ग है वो 144 होता है। तो 4 अंकों बाद अगर दशमलव लगा है तो अंडर रूट से बाहर निकालने के बाद 2 अंकों बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 12 में 0.12 हो जाएगा। प्लस का दिया गया है 0.4, इसके बाद डिवाइडेड बाई 0.5, ये ब्रैकेट बंद है। सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके हम आगे आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 0.12, जो कि ज्यों का त्यों आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम 0.4 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.80। तो और यहाँ पे इसको अगर हम ब्रैकेट के अंदर है उसको जोड़ेंगे तो ये बाहर निकल के आएगा 0.92। तो ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है। बाकी सारी चीज़ें हम ज्यों की त्यों लिख देंगे, 0.6 प्लस ब्रैकेट के अंदर 0.9 माइनस में 0.92। अब हम इस वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व करते हैं, जो कि 0.9 में से अगर हम 0.92 माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा हमारा 0.02, और 0.6 यहाँ पे पहले से है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.60 में से अगर हम माइनस करेंगे 0.02 तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0.58, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हमारा सही आंसर। देखो इस तरह के सवालों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आप सबको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आगे की जो हम प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से बिल्कुल भी उसको सॉल्व नहीं करेंगे। आगे हम आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाएंगे। अभी जो पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ी कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए हम इस तरह से बता रहे हैं। तो आज के टाइम को आप मैनेज करना। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि दिया गया है जो द्विघात समीकरण है उससे रिलेटेड एक सवाल दिया गया है, जिसमें कहा गया है यदि समीकरण ax² प्लस xb बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए ये द्विघात समीकरण का सवाल है, और द्विघात समीकरण में एक फॉर्मूला होता है, आपने सुना होगा, जिसे हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला कहते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। लेकिन इस फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है विभक्त कर का, जो कि होता है d = b² माइनस 4ac। इसमें अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो जो मान है वो वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक प्लस समान होते हैं। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो ये जो मान है ये वास्तविक प्लस असमान होते हैं,
लेकिन अगर डी की वैल्यू 0 से कम आई तो ये जो मान है ये काल्पनिक होता है। तो इस तरह से डी के मान पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। हमें सवाल में पूछा गया है कि मूल बराबर हैं, यानी कि जो डी का मान है वो 0 होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। चलिए हम मान रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक की वैल्यू है जो कि ए दिया गया है, बी की वैल्यू में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, सी की वैल्यू में वी दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बी की जगह पे हम 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे ए ही रखते हैं, सी की जगह पे बी रखते हैं तो 4ab बराबर 0। 1 का स्क्वायर अगर यहाँ पे है 1 ही रहेगा माइनस 4ab, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 4ab, क्योंकि ये जो संख्या है माइनस में ये इस तरफ आगे प्लस हो जाती है। और अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ab इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें भी हमने बहुत कुछ चीज़ें आपको समझाई हैं, इसलिए इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम हमको लग गया है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा अनुपात का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया है 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु क्रमशः 5:6, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं साकेत और ये हो जाएंगे तिलक। दोनों के रेशियो को हम यहाँ पे लिख लेंगे। जो 1 साल पहले का रेशियो है वो 5:6 दिया गया है, और वर्तमान से 4 साल बाद का जो रेशियो है वो 6:7 दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इनका ये वाला रेशियो है 1 साल पहले का है और दूसरा रेशियो 4 साल बाद का है। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ईयर, और इनके रेशियो में जो बदलाव हुआ है वो 5 से 6 यानी कि 1 का बदलाव हुआ है, और 6 से 7 यानी कि 1 का बदलाव हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू 5 साल है। अगर एक रेशियो की वैल्यू 5 साल है तो इस 5 की वैल्यू हो जाएगी 25 साल और इस 6 की वैल्यू हो जाएगी 30 साल। हमसे पूछा गया है कि साकेत की वर्तमान आयु कितनी है। तो 25 जो साल है ये 1 साल पहले की है, तो इसमें हम प्लस ऐड और 1 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 26 ईयर, जो कि साकेत की वर्तमान आयु है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 31 नंबर का अगला सवाल है, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि एप्रोक्स मान पूछा गया है, लेकिन एप्रोक्स क्या, हम तो इसका पूरा मान ही निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहले ये बोडमास नियम जो मैंने बताया था उससे सॉल्व करेंगे। देखो वैसे तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो 25 या 75, 4 79 माइनस 1 जाएगा, लगभग 78 79 के समथिंग आएगा, जो कि अप्रोक्स 78 दिया गया है। लेकिन इसको मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दिया गया है 25.19 इंटू 3 यानी कि 25 या 75.57 प्लस 4.41 माइनस पॉइंट का 9। इसके बाद बोडमास नियम के हिसाब से हम सबसे पहले एडिशन करेंगे तो 75 प्लस 4 79.57 में 0.41 जोड़ेंगे तो 98 माइनस का बचेगा 0.9, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 79.08, जो कि अप्रॉक्स 78 के ही बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में जो मैंने पहले आपको बताया था उस तरह से करना है, सिर्फ 4 से 5 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि है इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखो आप सबको सबसे पहले हम बताते हैं, एक तो होता है रैखिक समीकरण, दूसरा होता है हमारा द्विघात समीकरण, तीसरा होता है हमारा त्रिघात समीकरण। रैखिक समीकरण में जिसमें एक x की पावर होनी चाहिए, द्विघात समीकरण में x की 2 पावर होनी चाहिए, त्रिघात समीकरण में x की 3 पावर होनी चाहिए। अब यहाँ से कई लोग क्या करते हैं, सवाल को छोड़ के इस तरह से देखकर ही चले जाते हैं, लेकिन आप यहाँ से बाई ऑप्शन ही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमें द्विघात समीकरण पूछा गया है तो x की जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, क्योंकि पहले नंबर के ऑप्शन में हमें कहीं नहीं दिखती है, तो ऑप्शन नंबर 1 कट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में हम देखेंगे तो x माइनस 4x की पावर 2 दी गई है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है। तीसरे में अगर हम देखें तो यहाँ पे q की पावर 3 दी गई है, यानी कि ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। इसमें हमारी पावर 2 नहीं दी गई तो ये भी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिसको ये चीज़ आती होगी ये सिर्फ 10 से 12 सेकंड में सवाल को सॉल्व आसानी से कर लेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो सवाल है 38 नंबर का, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम आपको एक घन बना के बताते हैं। तो इस तरह से एक घन होता है। अब यहाँ पे दिया गया है एक फलक का परिमाप, इसके फलक को हम समझते हैं। जैसे कि ये साइड में एक फलक ये ऊपर हो गया जो हम रेड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसका एक फलक हो गया है। और अगर हम इस फलक को ध्यान से देखेंगे तो ये एक वर्ग की तरह बन जाता है, यानी कि ये जो एक फलक है इसका एक
ओवरऑल एक वर्ग ही है और इसका परिमाप दिया गया है और आप सबको पता है कि वर्ग का जो परिमाप है वो 4a होता है, जो कि हमें 24 के बराबर दिया गया है और a का मान यहाँ से हमारा 6 निकल के आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं, जो घन होता है, घन में टोटल कितने फलक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के एक ऊपर हो जाएगा, एक फिर नीचे हो जाएगा, एक साइड में हो जाएगा, एक इस साइड में हो जाएगा, एक आगे और एक पीछे। तो टोटल यहाँ पे 6 फलक हो जाते हैं। अगर हम टोटल घन की भुजा की बात करें तो टोटल जो भुजा है वो 12 हो जाती हैं और टोटल अगर हम घन के कोने यानी कि शीर्ष की बात करें तो टोटल जो कोने हैं वो 8 हो जाते हैं। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और ऐसे ही 4 और पीछे, तो टोटल 8 कोने या शीर्ष हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक उसका आयतन यानी कि घन का आयतन बताना है। ए की वैल्यू अगर 6 आ गई है तो आप सबको पता होगा कि जो घन का आयतन है वो a³ होता है, यानी कि 6 का क्यूब हमको करना पड़ेगा। तो 6 छंग 36 गुणा 6 बराबर हो जाएगा टोटल 216। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4th ऑप्शन में आंसर दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो 40 नंबर का जो सवाल है इसमें दिया गया है 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें। तो सिर्फ किलोमीटर में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं, सबसे पहले होता है किलो, फिर होता है हेक्ट, फिर होता है डेका, फिर होता है मीटर, फिर होता है डेसी, फिर होता है सेंटी और फिर होता है एक मिली। तो यहाँ पे एक होता है ये मीटर, यहीं पे हम लिख सकते हैं लीटर और इसी पे हम लिख सकते हैं ग्राम। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। यहीं से अगर हम किलो को कर दें तो हो जाता है किलोमीटर, हेक्ट को कर दें तो हेक्टामीटर, डे को कर दें तो डेकामीटर, डी को कर दें तो डेसीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर, फिर होता है मिलीमीटर। इसी तरह से मीटर की जगह लीटर लिख सकते हैं या फिर हम ग्राम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 का गुणा हो जाएगा, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो 10 का गुणा हो जाएगा, डेसीमीटर से अगर मीटर में जाएंगे तो 10 का गुणा हो जाएगा, जैसे अगर डेकामीटर में जाएंगे तो 10 का गुणा हो जाएगा और डेकामीटर से हेक्टामीटर में जाएंगे तो 10 का गुणा हो जाएगा और हेक्टामीटर से अगर किलोमीटर में जाएंगे तो 10 का गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे हमें जो संख्या दी गई है 36 सेंटीमीटर, यानी कि 36 सेंटीमीटर को हमको बदलना है किलोमीटर में। यानी कि कहाँ से 1 10 2 3 4 और 5 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 10 की पावर -5 करनी पड़ेगी, यानी कि जो दशमलव है 5 अंकों पहले लगेगा। तो ये तो 36 2 अंक हो गए, 1 2 3 0 और आगे लगा के दशमलव लगाएंगे और इसको हम किलोमीटर इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहाँ थीटा एक न्यून कोण है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। साथ ही हमने एक और चीज़ पढ़ी है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसे ही 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा की जगह पे अंडर रूट में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एक रीजनिंग टाइप का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया है कि यदि संख्या 42 51 45 63 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। यानी कि जो ऑड है और जो इवन है इसमें जोड़ना घटाना है, जो ऑड है उसमें +3 करना है और जो इवन है उसमें से -1 करना है। ऑड का मतलब जो 2 से ना कटे, इवन का मतलब जो 2 से संख्या कटे। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 इवन है, इससे 1 कम करेंगे 3 बचेगा, 2 भी इवन है तो इससे 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 5 ऑड है तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 1 भी ऑड है, 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 सम है तो 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 5 3 8 हो जाएगा। 6 में से 1 करेंगे 5 आ जाएगा। 3 में से 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर। तो सबसे बड़ा जो अंक है हमें यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है, तो 8 करेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा, और सबसे छोटा जो अंक है ये 1 है तो माइनस का 1, जो कि आंसर आ जाएगा हमारा 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं, जो कि है 50 नंबर का सवाल, जिसमें लिखा है यदि ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है, ये वाला चतुर्भुज की बात चल रही है, जिसके 2 विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। देखिए O पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तथा OA बराबर x+3, OB बराबर y+2, OC बराबर 2x+y और OD बराबर 3y, जो कि हमें चित्र में ही दिया गया है। तो यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। देखो आप सबको पता होगा कि कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वो समलंब चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, तो इसके जो विकर्ण हैं वो आपस में प्रतिच्छेदित जो करते हैं,
तो इनके जो विकर्ण का आधा आधा होता है वो बिल्कुल समान होता है। यानी कि इसमें जो मान दिया गया है एक विकर्ण का, एक तरफ 3y दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है y+2 जो कि बराबर होगा। तो यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं। y को इस तरफ भेजेंगे तो 2y बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर 1 आ जाएगा। दूसरे विकर्ण में दिया गया है x+3 जो कि बराबर होगा दूसरी साइड के 2x+y के बराबर। हमारे पास y का मान ऑलरेडी है तो x+3 बराबर 2x+1 हो जाएगा। इस x को अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो 2x माइनस x बचेगा। इस 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी जो कि हमसे x की ही वैल्यू पूछी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 ये भी सही हो जाएगा, इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जो कि है 52 नंबर का। काफ़ी आसान ये सवाल है। त्रिभुज ABC में यदि कोण A 40 डिग्री है और कोण B 70 डिग्री है तो बहिष्कोण A का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक ये त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है, इसकी माप है यहाँ पे A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो A की जो वैल्यू है वो 40 डिग्री दी गई है, B की जो वैल्यू है 70 डिग्री, जिससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बहिष्कोण का मतलब है जो लाइन बाहर गई है तो इसके बाह्य कोण का A वाला मान हमको निकालना है। कलर चेंज करके बताते हैं। तो ये बाह्य कोण हमको निकालना है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये जो टोटल है ये 180 डिग्री होगा और अंदर का कोण अगर 40 डिग्री है तो ये माइनस करेंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे अगले सवाल पे हम चलते हैं। 56 नंबर का ये सवाल है जिसमें दिया गया है यदि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 2500 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 2375 है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखो टोटल जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो दी गई है 2500 रुपये और जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो है 2375 रुपये, यानी कि इनको हानि हो रही है। टोटल 2500 की खरीदी थी, 2375 में बेच रहे हैं तो 125 का लॉस हो रहा है 2500 रुपये पर। और कितने परसेंट की हानि आ रही है, इसके लिए हम 100 से गुणा करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 पंचे 125, तो 5% इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। तो छठी संख्या ज्ञात करनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 11 संख्याओं का औसत 41 है, यानी कि जो संख्याओं का योग है टोटल हो जाएगा 11 एकम 11, 11 से 44, 45, 451। पहली 5 संख्याओं का जो औसत है 18 है, यानी कि इनका योग हो जाएगा 90। छठवीं संख्या हमको निकालनी है। अंतिम 5 अंकों का औसत दिया गया है 64 × 5, ये हो जाएगा 320। 320 और 90 टोटल होता है 410 और 451 टोटल इनका योग बना था। तो छठवीं जो संख्या है इससे माइनस करेंगे तो 41 निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। 60 नंबर का है। एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्रित धातु हैं। सोने यानी कि गोल्ड, प्लेटिनम यानी कि पीटी, जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई हैं। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि सोना और प्लेटिनम दोनों मिलाकर एक जेड मिश्र धातु बनाई जा रही है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए इनके रेशियो को हम बराबर करते हैं। तो 5 और 2 7 और 7 5 12 आ रहा है। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे इस तरफ 12 से और इस तरफ कर देंगे 7 से। तो यहाँ पे अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 पंचे 60, रेशियो 12 दूनी 24, और इसको ऐड करेंगे हम 7 पन्ना 35, रेशियो 7 सतैया 49, और इनको अगर हम ऐड कर देंगे मिश्र धातु बनाने के लिए तो आ जाएगा 95, रेशियो 49 में 24 जोड़ेंगे तो 73, और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के सवाल पे हम चलते हैं। तो देखो जो हमारा अगला सवाल है 63 नंबर का, काफ़ी ज़्यादा लेंथी सवाल है, आप ध्यान से समझना, इसको अच्छे से समझ में आएगा आपको। 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में सबसे पहले हम घनाकार टंकी बनाते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी एक घना बना के दिखाया था, जिसका अभी हमने एक सवाल का सॉल्यूशन किया था। तो इस तरह से एक घनाकार पानी की ये टंकी हो गई, और इस पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट मतलब एक कोई पाइप आ रहा होगा यहाँ पे, और ये पाइप है, और इस पाइप से जो पानी है वो ऐसे अंदर आ रहा होगा। तो इसकी जो त्रिज्या है ये हमको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, और जो ये घनाकार टंकी है इसकी जो एक भुजा है ये 2 मीटर की दी गई है। तो जब 2 मीटर की दी गई है तो इसको भी हम मीटर में बदलेंगे, तो 10 × 10 100 से गुणा करेंगे तो 0.035 मीटर हमारी ये यहाँ पे इसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो इनलेट पाइप से जो टंकी भर रहा है, तो आगे लिखा है कि यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि यहाँ से जो पानी आ रहा है ये 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा।
अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि कोई भी टंकी को भरने के लिए आप उसके आयतन को भरते हो, मतलब कि जो आयतन है उसको भरते हो। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, टंकी को भरने में लगा समय बराबर हो जाएगा टंकी का आयतन। जो भी टंकी का आयतन है उसे हम कर देंगे जो वृत्ताकार पाइप यहाँ पे आ रहा है, वृत्ताकार पाइप या फिर हम इनलेट इसको कह सकते हैं, वृत्ताकार इनलेट का क्षेत्रफल, साथ ही जो उसकी प्रवाह की गति है उसको हम गुणा कर देंगे। जो 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पानी आ रहा है और जो उस वृत्ताकार पाइप का एरिया है उससे हम गुणा कर देंगे, टंकी के आयतन से उसको भाग कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टंकी का आयतन, वृत्ताकार इस पाइप का क्षेत्रफल और प्रवाह की गति हमें दी ही गई है। तो टंकी का जो आयतन है वो होता है a³ अपॉन में वृत्ताकार इसका क्षेत्रफल जो कि है πr² होता है, इंटू प्रवाह की जो गति है इसको हम वेलोसिटी मान सकते हैं v। तो देखो अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें इसका मान रखना है और सॉल्यूशन कर देना है। तो a का जो क्यूब है वो है 2, a का मान दिया है तो 2 का क्यूब अपॉन में पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 होती है और हमें r का मान यहाँ पे 0.035 मीटर दिया गया है। तो 0.035 और यहाँ पे स्क्वायर करना है तो 0.035 एक बार और लिखेंगे। और जो इसका प्रवाह की जो गति है ये दी गई है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी पूरा का पूरा अब सिर्फ हमको सॉल्यूशन ही करना है। यहाँ पे अगर हम दशमलव हटाएंगे इन दोनों का तो 3 0 बढ़ा के अपॉन में लिख देंगे 1000 और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 से सबसे पहले इसको काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, इसके बाद 5 को काटेंगे तो ये 200 बार कट जाएगा, फिर इसको हम 5 से काटेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा और ये 200 बार कट जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 22 को काटेंगे तो 2 से 11 बार और ये 100 बार, और इस 2 को काटेंगे तो ये 100 बार। तो ये 2 का जो क्यूब है ऊपर का ये 8 हो जाएगा, इसके बाद 11 और 7 ये हैं तो 11 7 77 अपॉन में आएगा 100 × 100 10,000। इसको हम गुणा करेंगे तो ये 10,000 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 80,000 अपॉन में आ जाएगा 77। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका भाग अगर हम यहाँ पे देंगे 77 से लगभग 80,000 में भाग देंगे, 77 एकम 77 बचे 3 0 0 एक और 0 7 चौको 28 290 के समथिंग आएगा और एक और 0, लगभग 1040 सेकंड यहाँ पे आएंगे। और सेकंड को अगर हम मिनट में, हमारा ये समय दिया गया है हर जगह और घंटा में, तो 60 से अगर हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 17 मिनट के समथिंग, मतलब कि 17.3 हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी सवाल था और लगभग इसको समझने में आपको 2 से 3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराइए क्योंकि ऐसे सवाल ही आपका स्कोर अच्छा कर पाते हैं और ऐसे सवालों में लगभग 2 से 3 मिनट भी लग जाते हैं। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं और जो कि अगला सवाल है समानुपात वाला। समानुपात का मतलब है कि समान अनुपात, जिसमें हमें 2 संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पर एक दी गई है 6, इसमें अनुपात बीच में लगाएंगे 18 और बीच में समानुपात लगाएंगे 39, अनुपात दी गई है x। अनुपात का मतलब ही होता है बटे में लिखना है, तो 6/18। इस समानुपात का मतलब बराबर होता है 39/x। यहाँ से हम करेंगे 6 × 6 6 × 18, 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 39 × 3, जो कि होता है लगभग 117 के बराबर और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमारा अगला सवाल है 69 नंबर का, ये भी थोड़ा लेंदी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा गया है निम्नांकित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संदर्भ डायरेक्ट, प्रत्यक्ष श्रम लागत और ये DMC, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 लाख रुपये है, ये 1 लाख रुपये है, तो एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ प्राप्त हो सके। और यहाँ पे डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है 24% है, तो ये जो 1 लाख रुपये हैं ये 24 के बराबर हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि कितना विक्रय मूल्य रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ हो। तो आपको पता है कि जो कॉस्ट प्राइस होती है वो अपने आप में ही 100% होती है और अगर लाभ हमको चाहिए है तो जितना भी लाभ है तो उसको हम ऐड कर देंगे सेलिंग प्राइस के उस पर। तो सेलिंग प्राइस जो हमारी निकल के आएगी वो 144% हो जाएगी। यहाँ पे 144 से हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारी टोटल जो कैलकुलेटर की लागत है वो निकल के आ जाएगी और जितनी भी निकल के आएगी उसमें अगर हम 500 से भाग देंगे तो हमारी जो एक कैलकुलेटर की सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगी। तो अब हमें कुछ सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो 1 से 2 0 से 2 0 चले जाएंगे और 12 दूनी 24 और 12 × 12 144 और 2 से इसको काट देंगे 2 छक्के 12, 5 से इसको काट देंगे 200 और 200 × 6 यहाँ पे आ जाएगा टोटल 1200 और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं और अगला सवाल है, ये भी पाई चार्ट पर ही दिया गया है।
इसमें पूछा गया है कि 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। 2015 में जो टोटल उत्पादकता है वो है 12.6 और 2016 में हो गई 18.9। टोटल कितने की वृद्धि हुई? तो टोटल वृद्धि हुई 6.3 की। कितने पर हुई? 12.6 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हमेशा गुणा किया जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 63 दूनी 126, 2 से काटेंगे 100 को तो 50 और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं जो कि है 75 नंबर का सवाल दिया गया है। यदि दो संख्याओं का योग 430 है, यानी कि एक x और एक y संख्या है, इनका जो योग है वो 430 दिया गया है, उनका जो महत्तम समावर्तक है वो 43 है, यानी कि दोनों में 43 कॉमन आया है तो 43 से गुणा कर देंगे और x प्लस y की जो वैल्यू है यहाँ से 10 निकल कर आ जाएगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वह संख्या योग में सही है, यानी कि वो दो कौन सी संख्या है, ये चार ऑप्शन में से कोई एक है। तो इसके लिए हम फैक्टर बनाएंगे कि दो संख्याओं का योग 10 आएगा, तो इसके लिए कितने फैक्टर बनेंगे? एक तो 1 और 9 बन जाएगा, एक 2 और 8 बन जाएगा, एक 3 और 7 बन जाएगा, एक 4 और 6 बन जाएगा, एक 5 और 5 बन जाएगा। लेकिन हमें दो कॉमन फैक्टर नहीं आने चाहिए, तो 5 5 में एक कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है और 2 8 में भी कॉमन आ रहा है, तो यानी कि सिर्फ दो ही फैक्टर बनेंगे, एक 1 और 9 या फिर 3 और 7। इसमें अगर हम 43 से गुणा करते हैं तो 43 आएगा आगे, जिससे किसी भी संख्या में दिया नहीं गया है, तो 3 और 7 फैक्टर हो जाएगा, जिसमें 43 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 129 और एक 43 में 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 301। तो ये 4th नंबर का जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला जो सवाल है हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट पे बेस्ड है, जो कि 86 का सवाल है। 2000 की राशि पर 8.25 वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा लॉजिकल है लेकिन बहुत ही आसान ये सवाल है। सबसे पहले हम ब्याज के दिन निकाल लेते हैं। 7 फरवरी 2022, 2022 जो है लीप ईयर नहीं था, यानी कि इसमें जो दिन है टोटल 28 दिन होंगे। 28 दिन है, 7 फरवरी से इसका ब्याज लगा है, यानी कि 6 दिन का ब्याज नहीं लगा है, -6 करेंगे। कुछ दिन हमारे फरवरी के निकल के आ जाएंगे। इसके बाद जो मार्च आता है तो मार्च के हमारे 31 दिन ऐड हो जाएंगे। इसके बाद 20 अप्रैल तक का ये लगा है तो 20 अप्रैल के दिन हो जाएंगे। इन सभी को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 73। हर एक ब्याज निकालने के लिए, वार्षिक दर निकालने के लिए हमें पूरे वर्ष से भाग देना होगा, यानी कि 365 दिनों से भाग देना होगा। तो ये हमारे दिनों की संख्या आएगी, 73 से कटेगा 1/5 हमारे साल का ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला तो आता ही होगा, जो कि होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर। तो बस अब कुछ नहीं है, इसमें हमें मान रख देना है। मूलधन हमारा 2000 रुपये है, दर हमारी 8.25 दी गई है, समय है 1/5 और बटे 100 पहले से कर देंगे और बराबर हमारा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 100 से और भाग दे देंगे, फिर काटेंगे 1 2 और 3 जीरो से 1 2 3 जीरो चले जाएंगे। 5 से हम 2 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 5 25, 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 33 और फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन है वो 33 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का। जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य के 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था? यानी कि जो उसने 28,473 रुपये दिए हैं वो 75% के बराबर थे। अंकित मूल्य के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब बस हम इसको सॉल्व कर देंगे। 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 को इसको काटेंगे तो 3 नाम 27, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बचे, 3 नाम 27 और 3 एकम 3। इसको 4 से गुणा कर देंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, 2 में है, पूरा गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 नाम 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहीं से आ जाएगा और हमारा सही आंसर। देखते हैं एक आधा क्वेश्चन अगर बचा हुआ हो तो। एक और सवाल हमारा बचा हुआ है 99 नंबर का। इसके बाद हमारी पीडीएफ खत्म है और हमारे सारे क्वेश्चन मैथ के हो गए हैं। 99 नंबर का है, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे औसत आयु दी गई है तो 33 और दोनों की औसत आयु दी गई है तो 2 से गुणा करेंगे तो जो टोटल दोनों की आयु है वो हो जाएगी 66 वर्ष। ये 5 साल बाद की है, यानी कि 5 साल दोनों के घटेंगे तो 10 साल माइनस करेंगे तो वर्तमान जो इनकी आयु है वो 56 ईयर दोनों की मिलाकर आ जाएगी। तो इन दोनों की जो आयु है वो 56 साल हो जाएगी। मान लेते हैं दोनों की जो आयु है वो 28 साल है, लेकिन ये कह रहा है कि लड़की 4 वर्ष छोटी है तो इसमें 2 माइनस करके इसमें +2 कर देंगे तो पुरुष की जो आयु है 30 साल आ जाएगी और जो महिला की जो आयु है वो 26 साल वर्तमान की आ जाएगी। तो लड़की की वर्तमान आयु 26 साल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थी ग्रुप डी के 17 अगस्त की पहली शिफ्ट का पूरा सॉल्यूशन। ऐसे ही हर वीडियो में हम एक एक शिफ्ट को सॉल्व करते रहेंगे ताकि आपके हर एक प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, बाकी आपकी रिवीजन भी परफेक्ट हो जाए और मेरी भी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।